सोलर सिस्टम्स बेसिकली हमने विंड के बारे में पढ़ा इन द स्टार्ट ऑफ आवर कोर्स, और अब हम सोलर सिस्टम्स के मुतालिक पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम पाकिस्तान में ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। जैसे हमने अपनी रिसोर्स चार्ट में देखा था कि विंड जो है पाकिस्तान के पास लिमिटेड एरियाज़ के अंदर अवेलेबल है। जस्ट लाइक द एरिया इज नियर टू Jampir and some area in Balochistan and some area in the Janubi Punjab area site, and very few places at KPK. So as compared to the wind, solar energy is really काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी मिल जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि सोलर जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल हो रहा है, और उसकी जो जनरेशन है सोलर की, उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत अच्छी हो रही है। प्लस ये आप देख सकते हैं कि जो विंड, जैसे हमने पढ़ा था कि विंड की एक ड्रॉबैक ये है कि अगर जो अर्बन एरियाज हैं उसमें विंड रेजिस्टेंस और टर्बुलेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स। वो एयर फ्लो जो है आपका उससे इम्पैक्ट होता है, और हाई राइज बिल्डिंग्स की वजह से बेसिकली विद इन द अर्बन एरिया विंड लगाना इतना कोई फिजिबल नहीं रहता एट लोअर लेवल्स। सो सोलर इज़ एन गुड ऑप्शन, और नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसके ज़रिए बेसिकली आप विंड जो सोलर है वो लोअर लेवल पे लगा के, डोमेस्टिक लेवल पे लगा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली सोलर इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और हम बेसिकली रिन्यूएबल पे इस वक्त दुनिया का जो फोकस है, दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। एंड वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि जो आपकी फॉसल फ्यूल जनरेशन है, जिसमें आपके पास गैसेस हैं, ऑयल है, और डिफरेंट अदर फ्यूल्स हैं जो फॉसल फ्यूल्स कहलाते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, जो उनकी जो हमारे पास स्टोरेज है अर्थ पे, वो कम होती जा रही है दिन ब दिन, और उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। एक ये रीज़न है जिसकी वजह से हम फॉसल फ्यूल जनरेशन जो कि बहुत फेमस है उससे हम शिफ्ट होकर रिन्यूएबल पे जाना चाह रहे हैं। और दूसरा रीज़न इसका ये है कि ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर राइजिंग, ग्लोबल वार्मिंग। तो जो हमारा जो फॉसल फ्यूल है बेसिकली इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, ओके, एंड it is also creating another issue of that it's basically creating an imbalance in the oxygen in our earth. सो एक टेम्परेचर राइज हो रहा है आपके पास। टेम्परेचर राइज होने के बाद इसके अलावा ऑक्सीजन जो है ना, आप जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड या डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारे पास नेट ज़ीरो नहीं है इस वक्त। वी डजंट हैव अ नेट ज़ीरो हेयर ऑन अर्थ, और इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो उसका हल क्या होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं, और हम ये जो कंबशन का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कंबशन टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक पावर, इस प्रोसेस को हम अवॉइड करें। तो इन सब चीज़ों को लेके रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना वो बेसिकली आपकी टॉप ऑफ द लाइन है इस वक्त, और पूरा यूरोप 2030 2050 के टारगेट्स लेके बैठा हुआ है कि भाई हम नेट ज़ीरो कर लेंगे अचीव अप टू 2030 2050 एक्सटेंडेड ग्रेजुअली, और एक्सेसिव विंड एंड सोलर इंस्टॉलेशन उनकी चल रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तान में ये सीन है कि इस वक्त हम सोलर जो है ना वो, और विंड, पाकिस्तान के अंदर भी इन दोनों की सॉल्यूशंस जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी इनको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यू कैन कीप ऑन यूजिंग दैम। सो इसमें
जो फ्यूल है वो कंज्यूम नहीं होता। जैसे आपकी सनलाइट है वो आप हर वक्त अवेलेबल है, फ्यूल का कोई इशू नहीं है, यू कैन जस्ट यू आर रिन्यूइंग द एनर्जी। सिमिलरली विंड है आपके पास, सो सोलर के बाद आपके पास विंड है। विंड इज आल्सो द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, सो इसमें एयर अवेलेबल है और वो आप उसमें आपको फ्यूल का कोई इशू नहीं है, एयर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, और बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रेशर वो फ्लो कर रही होती है, तो इट्स नो इशू इन दैट। प्लस आपके पास हाइडल एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। डैम्स जो हमारे बने होते हैं वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है, बिकॉज वाटर इज स्टोर एट द हायर लेवल एंड देन इज बीइंग ड्रॉप एट द लोअर लेवल ऑन द अर्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं। विंड एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सोलर में हम बेसिकली जो सन में एनर्जी है, लाइट में एनर्जी है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द पावर। प्लस जियोथर्मल की ऑप्शन अवेलेबल है जो कि डिफ़िकल्ट टू बोर है, और इसके अलावा इसमें स्पेसिफिक आपको ज़मीन चाहिए होती है और स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है जिसमें जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है। ज़मीन की जो ओर है बेसिकली, ज़मीन की जो क्रस्ट है और उसके नीचे जो उसकी बेसिक ओर है अंदर, दैट्स बेसिकली ऑल लावा। सो इसके अंदर लावा है, एक समझ लें कि आपके पास एक दहकता हुआ आग है इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा। तो ये जो लावा है आपका, इसके अंदर जो है बेसिकली इस एनर्जी को हम टैप कर सकते हैं। इसमें अगर आप होल कर लें और पाइप गुजार के से निकाल लें बाहर, तो ये हीटिंग स्टार्ट कर देगा इमीडिएटली। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू होल एंड बोर इन सच डेप्थ, और टेक्नोलॉजी अभी ये डेवलप नहीं है, क्योंकि और आसान टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं तो हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे सोलर हमारे पास अवेलेबल है, विंड है, और सोलर और विंड से पहले हमारे पास अवेलेबल थी हाइडल, और फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती रही। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल में आपके पास कोल भी आ जाता है, तो कोल बहुत ज़्यादा यूरोप में यूज़ हो रहा है। अभी भी कोल का एक बड़ा परसेंटेज यूरोप में इस्तेमाल होता है। आफ्टर दैट वी हैव अ न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल, उसके अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। बायोमास, बायो एनर्जी जो है ना, ये भी एक टॉपिक है, लेकिन ये भी इसकी भी लिमिटेशंस हैं। इसकी जो जनरेशन है उसके भी इश्यूज बेसिकली काफ़ी आते हैं। यू हैव लिमिटेड पावर दैट यू कैन जनरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो बायो एनर्जी के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो भी लिमिटेड हैं। जैसे एनिमल्स प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में भी बायो एनर्जी के लिमिटेड कुछ लोगों ने अपने प्लांट्स लगा रखे हैं। और टाइडल, टाइडल बेसिकली एनर्जी जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी अवेलेबल है, और कोस्टल एरिया के अंदर पाकिस्तान के पास अच्छा बड़ा लंबा कोस्ट अवेलेबल है पाकिस्तान के पास। तो लेकिन ये भी एक लिमिटेड जनरेशन आपको करके देते हैं, और इसमें एक्सट्रैक्ट करना एनर्जी आसान नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो हमारे पास अभी जो चॉइस है रिन्यूएबल के अंदर वो हम देख लेते हैं। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन ऑफ सोलर पावर, तो इसके अंदर आप ये देखें हमारे पास ये ग्राफ है 2023 तक का अवेलेबल है हमारे पास। और इसके अंदर आप देखें तो सोलर हमारे पास येलो कलर में है, रिन्यूएबल हमारे पास ब्लू में है, फिर विंड एनर्जी है, फिर बायो एनर्जी है, फिर थर्मल जियोथर्मल एनर्जी है। ये दीज आर ऑल geothermal, and this is the installed capacity of renewable energy globally in gigawatt. Okay, so this is a gigawatt energy that is being globally available. तो आप अगर देखें तो जो जियो बायो एनर्जी है वो रेड कलर में हम शो कर रहे हैं। सो बायो एनर्जी हैज़ बीन शोन इन रेड कलर, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ 2000 से लेकर। अगर आप देखें तो उसमें कोई हार्डली कोई इंक्रीज हुआ है, तो इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू, और इतना इसके अंदर प्रोडक्शन नहीं हो सकी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स भी है, डेवलप भी नहीं है टेक्नोलॉजी, और इट्स डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी इन मैसेस एट इंडस्ट्रियल लेवल। तो डोमेस्टिक लेवल पे, छोटे मोटे लेवल पे तो आप बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस करना, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, इट्स डिफिकल्ट।
तो बायो एनर्जी का आपके पास दो बेनिफिट्स आते हैं अगर हम देखें इसके अंदर। एक तो इससे आप बायो एनर्जी से आप बायो गैस प्रोड्यूस करते हैं, बायो गैस से फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन कंबस्शन इंजन, or you can utilize it in any other form as well to produce electricity like in a more industrial stage. सेकेंडली हमारे पास है, आप ये देखें तो रिन्यूएबल में हमारे पास है हाइड्रो पावर विच इज बीन शोन इन ब्लू जस्ट लाइक अ वाटर कलर ऑफ वाटर। तो हाइड्रो पावर जो है वो आप देखें तो वो 2000 से लेकर अभी तक उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, इट्स काइंड ऑफ रिमेन सिमिलर। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो वर्ल्ड वाइड हाइड्रो पावर रिसोर्सेज हैं वो डेवलप हो चुकी थी। ओके, so the hydropower resources were being developed already, so that's why इसमें आपको इंक्रीज नहीं मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई सेचुरेशन आ गई थी, आपके पास जो हाइडल जनरेशन है उसमें ऑलरेडी सेचुरेशन है। अभी हम ये सुन रहे हैं कि एक चाइना एक बहुत बड़ा हाइडल जनरेशन लगा रहा है इस वक्त। चाइना के पास एक बहुत बड़ा दुनिया का हाइडल जनरेशन है गॉर्जियस 3 के नाम से। तो गॉर्जियस 3 उसमें उसको इसलिए कहते हैं कि उसमें तीन डिफरेंट, एक ही डैम के अंदर उन्होंने तीन डिफरेंट फॉल्स जनरेट किए हैं। पहले उसको ड्रॉप करते हैं एक फॉल पे, फिर दूसरा डैम बनाया हुआ है, फिर वहाँ दोबारा वाटर कलेक्ट होता है, फिर दूसरा फॉल है, फिर तीसरा फॉल है। तो तीन डिफरेंट फॉल्स हैं गॉर्जियस 3 डैम के, और वो उसकी इटसेल्फ जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ह्यूज है। गॉर्जियस 3 चाइना के अंदर है और उसकी जो टोटल कैपेसिटी है दैट्स 22,500 मेगावाट्स। तो एक टाइम में पाकिस्तान की जो टोटल जनरेशन थी उससे भी ज़्यादा गॉर्जियस 3 की सिर्फ एक हाइड्रो पावर प्लांट की जनरेशन चाइना में थी। तो दैट्स व्हाई दिस remains so easy and so powerful to have the hydro generation in your country. Exploit it first and then you can move on to the other resources. तो टोटल इसमें 32 मेन जनरेटर्स लगे हुए हैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, और 700 मेगावाट का एक जनरेटर उसके अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है हाइडल के अंदर। 700 इंटू 32 एंड इट बिकम्स टोटल कैपेसिटी ऑफ 22,500 megawatts or 22.5 gigawatts. So this really इन ह्यूज एग्जाम्पल कि हम कैसे हाइडल को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन हाइडल एनर्जी जो है वो आपकी स्टिल आप ये देखेंगे कि इंक्रीज नहीं कर रही, क्योंकि ज़्यादातर जो कैपेसिटी है हाइडल की वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जियोथर्मल इज वेरी कॉम्प्लेक्स to extract and to basically generate the power from it. जियोथर्मल में एक लिमिटेशन जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे ये थी कि स्पेशल इसमें एक इशू आता है कि आपने जियोथर्मल के अंदर करनी होती है बोरिंग। तो बोर करके आपको पहुंचना होगा वहाँ जहाँ ज़मीन की ओर है और जहाँ आपके पास हायर टेम्परेचर अवेलेबल है ज़मीन की जो कोर है उसके अंदर। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसका ख़र्चा भी आता है, और जो इसके लिए स्पेशलाइज आपको सर्वे करना पड़ता है। जस्ट लाइक आप जैसे सर्वे करते हैं ऑयल का, कि यार ऑयल निकालेंगे, ऑयल एक्सट्रैक्शन करेंगे, ऑयल निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, तो इसके भी सर्वेज होते हैं। अब मिसाल के तौर पे कहीं खबर आती है कि भाई ऑयल के रिजर्व्स मिल गए हैं हमारे पास, अक्सर खबर आती है कि भाई इतने रिजर्व्स मिल गए पाकिस्तान में, सिंध में इतने रिजर्व्स मिले हैं ऑयल के। लेकिन जब उसकी क्वांटिटी देखी जाती है कि यार वो शैलो रिजर्व्स हैं, उसकी क्वांटिटी कम है, अगर हम ड्रिल करेंगे निकालेंगे तो जो उसकी कॉस्ट है और वर्सेस उसकी ड्रिलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो जो फ्यूल की कॉस्ट है उससे ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स नहीं है, उससे सस्ते पड़ेंगे बाहर से। तो इसलिए फिर वो आपके एक्सट्रैक्शन जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। सो जियोथर्मल भी जो है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है इतना ज़्यादा। बायो एनर्जी आपके पास आ रही है, जैसे आपके पास गाय का गोबर है उससे इस्तेमाल लेके आ रहे हैं बायो एनर्जी। गन्ने का आपके पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
बगास के ऊपर गन्ने का जो रस निकालने के बाद जो बचा हुआ उसका छिलका वगैरह होता है, उसको जला के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। स्पेशली जो शुगर आपकी मिल्स हैं वो बायो एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पे इसको इस्तेमाल करती हैं, इसकी जनरेशन को। और उनका फ़ायदा ये होता है कि जब उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसमें से कह सकते हैं शुगर या रस, तो फिर उसी को इस्तेमाल करते हुए वो फिर अपनी पूरी जनरेशन और प्रोडक्शन भी करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। सो नेक्स्ट आप देखेंगे सोलर। सोलर आप देखें तो सोलर इज एवर राइजिंग फ्रॉम 2010 से आप देखें तो रीजनेबली अभी इस हद तक इसमें इजाफा हुआ है। दैट्स रियली ह्यूज इंक्रीज। तो सोलर बेसिकली आपके पास बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और ये मज़ीद अब इंक्रीज होगा क्योंकि सेचुरेशन आ गई है। बाकी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं these are being saturated, और सोलर आप देखें अब ये बढ़ रहा है और इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल because of the net zero and green energy tag. We need to shift more into the solar and the wind. आप स्पेशली आप विंड चेक करें तो विंड पहले से सोलर के मुकाबले में पहले ज़्यादा डेवलप था, इसकी ग्रोथ सोलर से बेहतर थी, स्टार्ट ज़्यादा हुआ। लेकिन आगे चल के आप देखें तो सोलर स्टार्ट लेट हुआ है लेकिन स्टिल अब इसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। रीज़न ये है कि पहले सोलर की जो प्लेट्स थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी और उनकी कॉस्ट ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द विंड। तो विंड की जनरेशन चीप थी और आसान थी, तो विंड ज़्यादा यूज़ होता था। और सोलर जो है ना उसकी जनरेशन, उसकी जो कॉस्ट थी, उसकी जो जनरेशन थी, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। That's why that was not being utilized at that time. But now मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपको सोलर के ऊपर ले आई है और सोलर जो है आपका अब ज़्यादा फोकस में आ गया है। एंड these both basically solar and wind, you can see, if you see a detail overview, if you take the detail overview of wind and solar, तो हम ये देख सकते हैं कि 2000 में जो विंड है दैट वाज 17,000 मेगावाट्स। ओके, 17 मेगावाट्स। ओके, सो अब ये बढ़ते बढ़ते आपके पास हर साल इंक्रीज होते होते 1017 तक पहुंच गया है। तो 17,000 मेगावाट 2000 में था विंड। In 2000 that was 17,000 megawatt or 17 gigawatt was the total capacity installed on this earth, all in this world. And that was gradually increased from 17,000 megawatts to 1017 gigawatts. तो 17 गीगावाट से आपके पास कैपेसिटी इनकी जो कि 13 तक आ गई है, 1000 ऑलमोस्ट गीगावाट तक फॉर द विंड, जो हम शो कर रहे हैं ग्रीन से। सो विंड इज बीइंग शोन बाय ग्रीन एज कम्पेयर टू सोलर। अगर आप सोलर देखें तो सोलर रीजनेबल 1000 से आप 2000 से देखें तो जस्ट इट इज, एज आई टोल्ड यू, द टेक्नोलॉजी वाज नॉट डेवलप इनफ, सो दैट वाज 1 गीगावाट से बहुत ही स्लोली इंक्रीज करते हुए 1419 गीगावाट में आ गया। सो इट्स फ्रॉम 1 to 1419 gigawatts. That's really a big achievement as far as the solar is concerned. So we can see here that solar growth is much more faster now because of development of new technology, new techniques, and its generation cost is being reduced dramatically with the passage of time. So solar next में हम अभी देख लेते हैं solar power plants.